सो MOM 4 में हमने बात की थी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। अब MOM 5 में हम बात करेंगे मेडिकेशन ऑर्डर। तो थर्ड चैप्टर का MOM 5 मतलब स्टैंडर्ड नंबर 5, इसमें बात होती है मेनली मेडिकेशन ऑर्डर की। तो इसकी क्या गाइडलाइन है, तो आप इसको चाहें तो MOM 4 MOM 5 का एक कंबाइंड पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन ऑर्डर की बात हो रही है, या आप चाहें तो सेपरेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपना बना सकते हैं। वो पॉलिसी में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है कि मेडिकेशन ऑर्डर कौन करेगा। सो हु इज़ द ऑथराइज्ड पर्सन फॉर मेडिकेशन ऑर्डर। सो एज पर दी गाइडलाइंस डेफिनेटली मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मेडिकेशन ऑर्डर के लिए रखी हुई है वो है MBBS। नॉन एलोपैथिक डॉक्टर आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव मेडिकेशन ऑर्डर, राइट। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS डॉक्टर की है मेडिकेशन ऑर्डर करने के लिए। अगर हॉस्पिटल के पास HIMS है, HIMS समझते हैं, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसको MIS भी बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप मेडिकल रिकॉर्ड मेडिकेशन ऑर्डर देते हैं तो भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो मेडिकेशन ऑर्डर ऑथराइज्ड पर्सन ने ही दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है? इट मीन्स डॉक्टर के पास उनका लॉगिन ID पासवर्ड होगा और उसी लॉगिन के थ्रू वो मेडिकेशन ऑर्डर देंगे पेशेंट को। क्यों लॉगिन ID की बात की जा रही है? इसलिए बात की जा रही है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन मेडिकेशन ऑर्डर ना दे सके। तो डॉक्टर को अपना लॉगिन ID पासवर्ड अपने पास सेफ रखना होगा, किसी के पास शेयर नहीं करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर की है मेडिकेशन ऑर्डर की। डॉक्टर को ऑथराइज किया है हॉस्पिटल ने। जो मेंबर ऑथराइज्ड हैं, जो पर्सनल ऑथराइज्ड हैं, वो ही मेडिकेशन ऑर्डर देंगे। अगर हॉस्पिटल ने कोई पॉलिसी बनाई है कि डॉक्टर के अलावा कोई और भी मेडिकेशन ऑर्डर दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट। अब डॉक्टर ने कोई असिस्टेंट रखा हुआ है, वो अगर HIS में एंट्री कर रहा है, मान लीजिए डॉक्टर की कंप्यूटर स्किल्स ठीक नहीं है, डॉक्टर ने किसी को बिठाया IT पर्सन को कि आप इसमें एंट्री कर दीजिए, तो वो एंट्री भी इंश्योर किसको करनी पड़ेगी? डॉक्टर को कंफर्म करना पड़ेगा, डॉक्टर को ऑथराइज करना पड़ेगा, डॉक्टर को अप्रूव करना पड़ेगा, जो भी वो मेंशन उसमें हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं कुछ लिखने के लिए बोल रहा हूँ मेरे बिहाफ पे किसी को, तो मुझे ही तो चेक करना होता है वो कि जो लिखा आपने वो ठीक है कि नहीं। वंस आई हैव चेक्ड इट, साइंड इट, अप्रूव्ड इट, तभी वो आगे जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं ये तो आप मेरे स्टाफ ने जो लिख दिया था वो आपके पास चला गया मैटर। नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम वे दो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहे किसी से भी मेंशन करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक सीनियर डॉक्टर है, वो कोई DNB डॉक्टर है या कोई ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर आए हुए हैं, उनसे डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं, मेडिकेशन लिखवा रहे हैं, तो भी उनको ऑथराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेडिकेशन ऑर्डर में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? अगेन जो हमने प्रिस्क्रिप्शन में बात की थी, क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखना होगा। जो एज पर गवर्नमेंट रूल, MCI रूल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से कौन मेडिकेशन दे सकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज MBBS। सो वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस इन दिस स्टैंडर्ड। अब अनदर एस्पेक्ट क्या है? मेडिकेशन ऑर्डर जो होंगे वो आपके लोकेशन जो सेपरेट आपने, या इसको हम यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सिमिलर लोकेशन। तो
जो लोकेशन होगी उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। यानी कि जो आपका आईपी पेशेंट है, आईपी मतलब इन पेशेंट, जो पेशेंट एडमिटेड है, उस पेशेंट को मेडिकेशन ऑर्डर डॉक्टर लिख रहे हैं तो उसका लोकेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं कोई डॉक्टर कहीं लिख देता है, कोई डॉक्टर को समझ में आया तो प्रोग्रेस नोट्स में डाल दिया, किसी डॉक्टर को समझ में आया तो उसने असेसमेंट में लिख दिया, किसी ने कहीं और लिख दिया। ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, मेडिकेशन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है स्टाफ ने नोट नहीं कर पाया, पेशेंट को मेडिसिन देना स्केप हो गया, राइट। ट्रेसिबिलिटी भी नहीं बनती है मेडिकेशन ऑर्डर की। ट्रेसिबिलिटी क्या है कि पता नहीं कौन से और ऐड हो गए, कौन सा बंद कर दिया। मान लीजिए डॉक्टर ने कहीं पर लिख दिया स्टॉप दिस मेडिकेशन, अब उसका लोकेशन डिफाइंड नहीं है। अगर लोकेशन डिफाइंड नहीं है तो हो सकता है स्टाफ से या किसी दूसरे डॉक्टर से स्केप हो जाए, इसीलिए इसका लोकेशन डिफाइन करना जरूरी है। तो जनरली जो रिकमेंडेड है वो NABH की गाइडलाइन कहती है कि मेडिकेशन का ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड ये सिंगल पेपर पर हो। तो जिसको हम जनरली बोलते हैं, जो हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिकेशन चार्ट। अब मेडिकेशन चार्ट में जो डॉक्टर को ऑर्डर देना है वो डॉक्टर मेडिकेशन चार्ट में लिख देंगे, और जो नर्स को एडमिनिस्टर करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कौन करता है, पेशेंट को मेडिसिन देने का काम कौन करता है, नर्सेज। तो नर्सेज उसी पेपर में अपना डेट, किस टाइम पर दिया उन्होंने पेशेंट को, एज पर दी मेडिकेशन ऑर्डर उसमें मेंशन करेंगे और साइन करेंगे। क्लियर है। तो ये गाइडलाइन बताती हैं कि अगर आप सिंगल पेपर में यूज करेंगे मेडिकेशन ऑर्डर को और एडमिनिस्ट्रेशन को तो एरर होने के चांसेस कम हो जाती हैं। इतना क्लियर है। दूसरा, मेडिकेशन ऑर्डर में CST शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं डॉक्टर्स, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट या रिपीट ऑल या रिपीट 1, 4, 5, 8 ये नॉट एक्सेप्टेबल है। मीन्स हर टाइम आपको फ्रेश ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर में चेंजेज हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल PCM समझते, पैरासीटामोल का ऑर्डर है, प्रीवियस ऑर्डर था मान लीजिए कि 500 mg पेशेंट को देना है QID होता है थ्राइस डेली, मतलब 3 बार देना है। और अगर इसको डॉक्टर ने फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज कर दी, TDS बोलते हैं, जैसे मान लीजिए TDS देना था, तो ये जो एब्रीविएशंस हैं, इस टाइप के एब्रीविएशंस भी आप यूज कर पाएंगे, करेंगे नहीं करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। PCM की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए TDS से करके डॉक्टर ने बोला BDS 2 बार देना है दिन में, तो इसका ऑर्डर दोबारा से डॉक्टर को मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इस पर ऐसे कट करके और यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है, ये इसको काट के आपने यहाँ पर BD लिख दिया, ये अलाउड नहीं है। फ्रेश मेडिकेशन ऑर्डर आपको लिखना होगा। अगर स्टॉप करना है तो आपको उस मेडिकेशन के आगे सिंपल स्टॉप लिखना पड़ेगा, राइट। कट करना, स्ट्राइक करना, ये मेडिकेशन ऑर्डर में अलाउड नहीं है। क्लियर है। तो इस चीज़ का एक तो हमें ध्यान रखना है कि CST कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट्स, रिपीट ऑल, रिपीट 1, 2, 4, 5, 1, 4, 5, 8 वॉट एवर, ये जो शॉर्टकट्स यूज करते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर है। मेडिकेशन ऑर्डर में और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो मेडिकेशन ऑर्डर होंगे वो लेजिबल होंगे, डेटेड होंगे, टाइम्ड होंगे, जैसे हमने प्रिस्क्रिप्शन में भी बात की थी, और नेम्ड होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो और चाहे वो आपके मैनुअल, जो आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या मेडिकेशन ऑर्डर लिखते हैं, मैनुअल फॉर्म में हो। दोनों ही कंडीशन में लेजिबल के साथ साथ
NABH के स्टैंडर्ड में साफ साफ डिफाइंड है कि मेडिसिन जो लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, जिन लोगों ने फोर्थ एडिशन पढ़ा हुआ है, फोर्थ एडिशन में डिफाइंड है कि अगर मेडिसिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ऑर्डर हो रही हैं तो लेजिबल हो, जरूरी नहीं कि कैपिटल में होना चाहिए, ऐसा डिफाइंड है। लेकिन फिफ्थ एडिशन का अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कैपिटल में नहीं चाहिए, और अगर रिटर्न फॉर्म में है, हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो कैपिटल में चाहिए, ऐसा कहीं डिफाइंड नहीं है। सिंपल लिखा हुआ है मेडिसिन ऑर्डर मस्ट बी इन कैपिटल लेटर। तो इन केस कोई भी एसेसर ये आपका पॉइंट आउट करता है कि आपकी मेडिकेशन कैपिटल लेटर में नहीं है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको उस चीज़ को मानना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड में कहीं मेंशन नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेडिकेशन ऑर्डर जहाँ पर भी हो कैपिटल लेटर में हो, उसके साथ में डेट मेंशन्ड हो, कब वो ऑर्डर किया गया, टाइम मेंशन्ड हो। क्लियर है? डेट, टाइम, मेडिकेशन ऑर्डर इन कैपिटल लेटर, लेजिबल राइटिंग, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है, एंड सिग्नेचर तो करना ही करना है, बट सिग्नेचर के साथ में डॉक्टर का नाम आना चाहिए, नाम आना चाहिए। अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, इसके लिए डॉक्टर का नाम लिखें तो सबसे बेस्ट है, डॉक्टर की हैबिट बन जाए तो। बट अगर नहीं है नाम लिखना, उनको लगता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो स्टैम्प भी रखते हैं कुछ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने अपने साइन किया, उसके बाद अपनी स्टैम्प लगा दी। ये क्यों करते हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि ट्रेसेबिलिटी हो, किसने ऑर्डर किया वो ट्रेस हो जाए, पता लग जाए कि ऑर्डर किसने लिखा था। कुछ हॉस्पिटल्स क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं, सारे डॉक्टर्स के नाम लिखे, उसके आगे उनके साइन करा लिए, जो भी जैसे भी वो साइन करते हैं, और इस लिस्ट को उस रिकॉर्ड के साथ में अटैच कर देते हैं। जैसे IP फाइल है तो उसमें वो रिकॉर्ड अटैच कर दिए, जिससे पता लग जाता है कि ये डॉक्टर इस तरीके से करके साइन करते हैं। तो इस टाइप का जुगाड़ भी करते हैं, NABH में भी मेंशन है कि ऐसे आप कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट तो यही होता है कि साइन के साथ में आप स्टैंप लगाएं या नाम लिखें, या फिर इसके अलावा दूसरा आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं, एम्प्लॉय कोड भी मेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर ने साइन किए और अपना एम्प्लॉय कोड मेंशन कर दिया। अगर आपके सेटअप में एम्प्लॉय कोड दिया जाता है डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को, जितने भी स्टाफ हैं, तो आप एम्प्लॉय कोड यूज कर सकते हैं। हाउएवर कुछ केसेज में एम्प्लॉय कोड थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ जगह पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर विजिटिंग डॉक्टर है, बाहर से आता है, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है, अगर हमने उसको कोई एम्प्लॉय कोड नहीं दिया है तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर ये क्या होता है कि आप यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं। कहीं पर डॉक्टर एम्प्लॉय कोड लिख रहे हैं, कहीं पर डॉक्टर नाम लिख रहे हैं, कहीं पर डॉक्टर स्टैंप लगा रहे हैं। ये डिफरेंट हॉस्पिटल में तो चल जाएगा, लेकिन एक ही हॉस्पिटल में डिफरेंट पैरामीटर से क्या लगता है कि आपकी पॉलिसी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। समझ रहे हैं? सो पॉलिसी यूनिफॉर्म बनाना ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आपको इम्प्लीमेंटेशन में आसानी होगी। आपको ये पता लगेगा कि हाँ, हमारा ये पॉलिसी है, हमको ये इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको ट्रैक करना भी आसान होगा। राइट? अब आप ये समझिए कि जो मेडिकेशन ऑर्डर हैं, इस मेडिकेशन ऑर्डर में अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें एक्शन भी लेना होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेडिकेशन ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सो डेफिनेटली हमारी जो एक्टिव पेशेंट्स हैं, जो अभी एडमिट हैं, डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, उनकी रिकॉर्ड्स, उनकी फाइल्स को ऑडिट किया जाए। ऑडिट किसको करना है वो हम पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सो ऑडिट किया जाएगा, और अगर डेफिशिएंसी मिलती है, यानी कि प्रोटोकॉल्स, लेजिबल राइटिंग नहीं है, डेट, टाइम, लोकेशन मेंशन नहीं है, ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, तो उस केस में आपको एक्शन लेना होगा, करेक्टिव एक्शन लेना होगा। उनको गाइड करना होगा कि आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमारे क्या प्रोटोकॉल हैं, वो हमें अवेयर कराना पड़ेगा। तो टाइम पर उसकी ऑडिट होते रहना चाहिए। ठीक है? अब मेडिकेशन ऑर्डर जो होगा उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? सो डोज, रूट,
फ्रीक्वेंसी। तो जैसे आपने लिखा पैरासीटामोल, तो उसका डोज क्या है, मान लीजिए 500 mg। रूट क्या है, सो रूट क्या होगा, आईवी देना, आईएम देना है। सो अगर टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल है, वो भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टैबलेट या फिर इंजेक्शन, कैप्सूल। एक और चीज समझिए, ये जो मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं ना, ये एब्रीविएशंस के लिए भी आपको पॉलिसी बनाना पड़ेगा। अब एब्रीविएशन में दो चीजें आती हैं, एक जो आप अप्रूव्ड एब्रीविएशंस यूज करेंगे, लेकिन अप्रूव्ड एब्रीविएशन में यह भी ध्यान रखना होगा कि एरर प्रोन एब्रीविएशंस, एरर प्रोन एब्रीविएशंस आप यूज नहीं कर सकते। अब एरर प्रोन एब्रीविएशंस क्या होती हैं, कैसे पता चलेगा आपको एरर प्रोन एब्रीविएशन क्या होती हैं? तो जैसा मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया, ISMP, इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ मेडिकेशन प्रैक्टिस, इस पर आपको बहुत सारी गाइडलाइन मिल जाती हैं। पिछली क्लास में भी बताया था हाई रिस्क मेडिकेशन के बारे में, और एरर प्रोन एब्रीविएशन के बारे में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी गाइडलाइन फॉलो करें। ISMP की गाइडलाइन पे आपको एरर प्रोन एब्रीविएशंस का लिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से एब्रीविएशंस जो हैं जिससे एरर ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब आप मेडिकेशन ऑर्डर करें तो वो एब्रीविएशंस को आप यूज ना करें। आप इसको डॉक्टर्स जहाँ जहाँ मेडिकेशन ऑर्डर देते हैं वहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एरर प्रोन एब्रीविएशन रेफरेंस आप दे सकते हैं ISMP गाइडलाइंस, और डॉक्टर को टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पर या मेल के थ्रू या उनको सर्कुलर इशू करके बार बार रिमाइंड भी करा सकते हैं। एज अप टू यू, आप चाहे तो डिस्प्ले करें, रिमाइंड कराएं उनको, सर्कुलर इशू करें टाइमली, जैसे भी करें, बट उनको बार बार याद दिलाना है कि एरर प्रोन एब्रीविएशंस यूज नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ एब्रीविएशंस यूज करना चाहते हैं तो उसको आपको अप्रूव्ड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेक अ पॉलिसी कि हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या एब्रीविएशंस हम यूज करते हैं, वो ऐसे एब्रीविएशंस ना हो जो कि एरर प्रोन हो, उनको आप अप्रूव करिए। सो फॉर एग्जांपल आप इंजेक्शन के लिए INJ लिखते हैं और आपने अपनी पॉलिसी में अप्रूव कर दिया, सो ओके यू कैन राइट। इफ समवन क्वेश्चन यू, कोई आपसे पूछे कि आपने ये शॉर्ट फॉर्म क्यों यूज किया है, ये तो एब्रीविएशन है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, देन यू कैन टेल कि हमने अपनी पॉलिसी में डिफाइन किया हुआ है। INJ का मतलब क्या है, इंजेक्शन है, ये हमने अपनी पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो इट मीन्स जहाँ जहाँ INJ यूज होगा विद डॉट, इसका मतलब है इंजेक्शन है। ये हमने स्टाफ को अपनी ट्रेनिंग भी दी हुई है, उनको बताया भी हुआ है। इट मीन्स ऐसा नहीं हो कि कोई INJ का मतलब कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। इसीलिए तो पॉलिसी बना रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में इस एब्रीविएशंस को ये मतलब दिया जा रहा है। नाउ मैंने इससे पहले QID बात की थी, क्वार्टरिन डेली, BD बात की थी, 22 डेली, जिसको हम ट्वाइस डेली बोलते हैं। ये भी क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो डॉक्टर्स को समझ में आता है, क्लिनिकल स्टाफ को समझ में आता है, लेकिन पेशेंट को समझ में नहीं आता। तो हमने बात की थी प्रिस्क्रिप्शन वाले स्टैंडर्ड में कि आप प्रिस्क्रिप्शन में, डिस्चार्ज समरी में, जहां पर पेशेंट का इंटरेक्शन है वहां पर तो आप ये यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट होगा कि अगर इसको आप हैबिट बना लें, IPD में भी, IP पेशेंट के मेडिकेशन ऑर्डर में भी, अगर आप 12 आवर्ली, 6 आवर्ली, 8 आवर्ली या ट्वाइस डेली इस टाइप से मेंशन करने की हैबिट बना लें तो बेटर होगा। हाउएवर IPD में आप इस टाइप के टर्म्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट्स के पास नहीं जाना है, स्टाफ को यूज करना है, एंड स्टाफ आर अवेयर अबाउट दिस। तो इस टाइप के एब्रीविएशंस यूज कर सकते हैं, बट प्रिफर्ड है कि आप ये यूज करें। हो सकता है आगे NABH के स्टैंडर्ड में ये गाइडलाइन आ जाए कि आपको IPD हो चाहे OPD हो, आपको यही रिकॉर्ड यूज करना है। क्लियर है? जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, पैरासीटामोल 500 mg ओरली देना है, तो रूट हो गया ओरल,
फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी की मैंने बात कर ली, BD है, TDS है या SOS है। SOS समझते हैं, SOS भी टर्म है, अगेन डॉक्टर्स के द्वारा यूज की जाती है जब इमरजेंसी हो तो, राइट। तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी। और देन जैसे हमने बात की थी अभी कि सेम ही मेडिकेशन चार्ट होगा या जो भी हमारा पेपर होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है चाहे वो मैनुअल फॉर्म में है, उस पर डॉक्टर के ऑर्डर होंगे। इससे देखो एक और बेनिफिट हो जाता है, डॉक्टर मेडिसिन का ऑर्डर दिया किसी दूसरे जगह पर, नर्स ने उसको लिखा, ट्रांसक्राइब किया अपने नोट्स में जहां पर वो मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगी। हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन में कोई एरर हो जाए, राइटिंग डॉक्टर की समझ में ना आए। इस एरर को बचाने के लिए भी एक ही सिंगल पेपर में यूज करते हैं, तो एक तो एरर बच जाता है, दूसरा डबल मेहनत बच जाती है। अब जब डॉक्टर ने मेडिसिन लिखना ही लिखना है, नर्स तो लिख नहीं सकती ना कि डॉक्टर ने बोला हाँ जी ये मेडिसिन लिख दो, नर्स तो नहीं लिख सकती, ऑथराइज नहीं है। डॉक्टर को ही जब मेडिसिन लिखना है तो डॉक्टर उसी जगह लिखे ना जहां पर नर्स को एडमिनिस्टर करना है। सो डॉक्टर का काम नर्स कर नहीं सकती, डॉक्टर को अपना काम करना ही है, तो डॉक्टर के काम को नर्स रिपीट क्यों करे। तो डॉक्टर ने अपना ऑर्डर लिखा, उसी के आगे नर्स ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड लिख दिया, तो नर्स को दोबारा रिपीट करने की, मेडिसिन को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहीं पर नर्स ने लिख दिया, अच्छा इसके आगे लिखा हुआ है TDS देना है, ओके, इसके आगे कॉलम है डेट टाइम, उसने जिस डेट में दिया वो डेट डाल दिया, टाइम लिख दिया, डेट टाइम, एंड देन जहां डॉक्टर का ऑर्डर है, डॉक्टर को अपने ऑर्डर के आगे साइन एंड नेम लिखना है। क्लियर है। तो डॉक्टर को साइन करना है, नर्स एडमिनिस्टर करेगी तो नर्स को भी साइन करना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हर एडमिनिस्ट्रेशन पे नर्स को साइन करना पड़ेगा, मेडिकेशन ऑर्डर पे डॉक्टर को साइन करना पड़ेगा। तो ऑर्डर पे डॉक्टर के साइन हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन पे नर्स के साइन हो गए। अगेन जहां मैं साइन की बात कर रहा हूं तो उसके साथ में नेम या एम्प्लॉय कोड या जो भी आपने जो लिस्ट वाला पैटर्न है वो फॉलो करना होगा, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी चाहिए इस साइन की। ऑर्डर किसने किया, किसने एडमिनिस्टर किया, ये पता होगा तभी हम उस स्टाफ को ट्रैक कर सकते हैं, और अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये स्टैंडर्ड में यही सब पैटर्न है, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मेडिकेशन ऑर्डर में कोई भी एरर नहीं निकल सकता और बहुत अच्छे से पेशेंट की केयर हो जाती है। तो NABH का पर्पज ही क्या है, पेशेंट केयर। तो इतनी जो हम बातें कर रहे हैं वो सब किस लिए कर रहे हैं, पेशेंट केयर। और आपको पता ही है कि 5 जो चैप्टर हैं, स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर हैं वो पेशेंट सेंटर्ड ही है। तो यहाँ पर पेशेंट से रिलेटेड, पेशेंट के केयर रिलेटेड ही बात होती है। क्लियर है। सो MOM 5 क्लियर। एनी डाउट, किसी का कोई डाउट हो क्लोज करें। चलिए, थैंक यू।